हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 6 के ज्योग्राफी की बुक को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अ, तो चलिए आज उसकी चौथी कड़ी है और चौथी एक्सरसाइज का नाम है इसमें मानचित्र। ठीक है। आप पिछले जो अध्याय है उसमें ग्लोब के महत्व के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ग्लोब क्या होती है, ग्लोब पे मानचित्र कैसे दिखाई जाती है, पूरब कैसे होती है, पश्चिम कैसे होती है, फिर पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी हुई है, ये सारे हमने आपको तीसरी कड़ी में बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। लेकिन वहीं अगर हम भारत के किसी भी एक भाग को ले लेते हैं, जैसे कि राज्य ले लेते हैं, जिला ले लेते हैं, जिला से छोटा गांव होता है, तो गांव वगैरह का अगर हम मैप ले लेते हैं तो उसका मैप कैसा होता है, आप एक समतल मैप का उपयोग करते हैं। ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको बुक की लाइन बाय लाइन पढ़नी है तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो हम छोटे अगर जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे लिखा भी है कि अपने देश, राज्य या शहर के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं भी होता है, लेकिन और इसको मानचित्र में दर्शाने के लिए हमें चपटी मैप का प्रयोग करना पड़ता है। वहीं पर जो कैलेंडर टाइप के होती है उसका, वही मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी तरह खींचा गया चित्र दिखाती है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मैंने आपको बताया था ये क्यों असंभव है, आप देखिए। अभी यहाँ पर ये एनसीईआरटी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि असंभव है। तो इसका मतलब मैंने जो कहा था कि जो ग्लोब पे मैप दर्शाई होती है उसका क्षेत्रफल रियल दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी भी गोलाकार है लेकिन पूरी तरह से गोलाकार पृथ्वी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है सो यहाँ पर उसमें रियलिटी दिखाई देती है, लेकिन चपटी हुई मैप पे नहीं दिखाई देती है। हमने आपको एग्जांपल दिया था कि भारत का जो एक्चुअल साइज दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल साइज मतलब जो है सो अम, सही नहीं है, क्योंकि उससे जितना दिखाया जा रहा है कैलेंडर वाले मैप पे उससे ज़्यादा बड़ा है, और ग्लोब वाले पे दिखाया जा रहा है वो सही है। ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों के एक साथ रख दिया जाए तब एक एटलस बन जाता है। आपके पास, आई होप कि आपके पास एटलस का बुक जरूर होगा। ठीक है। चाहे ऑक्सफोर्ड का हो या मतलब किसी और पब्लिकेशन का हो, एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की हमेशा या अपेक्षा में हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। यह बात सही है क्योंकि वो बुक फॉर्मेट में होती है, जबकि ग्लोब जो होती है एक, हाँ, किसी आकार की होती है। ठीक है। गोलाकार वो सिर्फ। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया है। पहला मानचित्र होता है भौतिक, जो आप जिसको आपने फिजिकल मैप पढ़ा होगा। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, जिसको हम पॉलिटिकल मैप पढ़े होंगे। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है, जैसे कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदाने, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। वहीं राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्य, नगर, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों पर राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होती है उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं या पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ठीक है। एक उसके पश्चात और जो होता है वो होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरणों को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं का के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के तीन घटक होते हैं: दूरी, दिशा व प्रतीक। ठीक है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएं कि दिशा कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप मानचित्र बनाते जा रहे हो या मानचित्र के बारे में कुछ ड्राइंग कर रहे हो या मानचित्र में पढ़ रहे हो तो आपको कितनी दिशाएं ज्ञात होनी चाहिए। क्या दिशाएं चार है वही काफी है या कुछ और होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है। अब बात आती है दूरी की। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए
इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है। आपके या आपके रेखाचित्र पर पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपने कभी किसी भी जमीन को मापते हुए किसी अमीन को देखा होगा, वो एक छोटी सी पेपर पर जमीन की बड़ी बड़ी भूभाग को मापता है। तो उसमें उनके पास एक छोटी सी स्केल होती है। स्केल मतलब जैसे पट्टियाँ, जैसे आप हिंदी में बोलते हो, तो स्केल होती है उसका, उसमें भी इसी प्रकार का पैमाना होता है। वहां पर भी एक एक मिलीमीटर का बहुत बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस का मेजर किया जाता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग या छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। आप समझ रहे हैं? वहां पे बता रहा था आगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। अगर आप छोटे से पैमाने को अपने घर से स्कूल तक की मेजर कर रहे हो तो डिस्टेंस को, लेकिन वहीं पर यहाँ पर जो है कि अगर आप किसी महाद्वीप को माप रहे हो या किसी प्रदेश को माप रहे हो, तो वहां पर जो है महाद्वीप की माप रहे हो या देश की जैसे माप रहे हो, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 500 किलोमीटर को देता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र हम कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र हम कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हम महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर छोटे पैमाने वाला मानचित्र यूज कर रहे हैं। ठीक है, उल्टा है यहाँ पे। बड़े महाद्वीप तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र यूज करते हैं। जबकि अगर गांव वगैरह की माप करनी है तो वहाँ पे हम बड़े पैमाने वाले माप की यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है कि बड़े पैमाने जो है सो बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं, ठीक है, वो छोटे मानचित्र की अपेक्षा यदि अधिक जानकारी रखता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा में अधिक जानकारी रखता है। मतलब गांव वगैरह की जो भी मैप होती है छोटे बड़े पैमाने वाले, वो अधिक जानकारी इकट्ठा करती है कंपेयर टू महाद्वीप वाले छोटे पैमाने वाले मैप से। ठीक है। ये एक नक्शा है आपके गाँव का। आप मान लीजिए कि यहाँ पे किसी विकास का घर है, शीला का घर है और करीम का घर है। यहाँ पर पौधे हैं, जैसे मतलब आप मान सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे आपको रहते हैं स्वच्छ हवा तो चाहिए। लेकिन मैं इसमें बुक में तो दर्शाएगा, लेकिन ऐसा आपको जल्दी मिलेगा नहीं कि आपके गांव में एक सामुदायिक केंद्र भी हो, फिर पीओ है, पीओ ऑफिस हो, फिर यहाँ पर दुकानें हो, विद्यालय हो और खेत का मैदान हो, और फिर यहाँ पर पौधा मतलब एक लाइन से घर हो, इधर कहीं कोई घर ही ना हो। ऐसा तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये वही दिखाया गया। ठीक है। चलिए, हमने अभी आपको शुरू शुरू में पूछा था कि दिशा कितने प्रकार के होते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में अगर दे दिया हो तो अति उत्तम, अगर नहीं दिए होंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वो लिखा भी हुआ है। दिशा मैंने आपको कहा था कि 4 प्रकार का होता है या उससे अधिक होता है, यही मेरा क्वेश्चन था। तो उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है और पूरब है। ठीक है। अब इस दोनों के बीच में जो लाइन जो खींची जाती है, उसको हम उत्तर पूर्व कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर का भी थोड़ा सा भाग होता है आधा और पूरब का भी आधा भाग होता है, इसलिए उत्तर पूर्व हो जाता है। अब पश्चिम और दक्षिण के बीच वाली जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिण दक्षिण सॉरी पूरब और दक्षिण के बारे में क्या होगा, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण। ठीक है। और यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम के बीच वाली जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे या पश्चिम दक्षिण बोलेंगे, दोनों बोल दे सकते हैं ना। फिर यहाँ पर पश्चिम और उत्तर की वाली जो लाइन है उसमें हम उत्तर पूरब उत्तर जो है सो उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं, दोनों में से कोई किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपका दिशा सूचक है। ठीक है। आपके मोबाइल वगैरह में भी होगा ये, जो दिशा बताती है कि कौन सा दिशा किधर है। ठीक है। अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर जो है सो उत्तर लिखा होता है। ये ऊ जो है ना, ये ऊ, उसको हम उत्तर बोलते हैं, और ये हम आपको वीडियो के फर्स्ट वीडियो में ही बता दिए थे इसका पूरा डिटेल में। यह तीर का निशान उत्तर दिशा की ओर दर्शाता है और इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको एक बिंदु को मैंने दिशा अगर बता दे कि ये बिंदु इस दिशा के रूप में है, तो आप इजिली आप उसके 3 और दिशाओं को पता लगा सकते हैं। 3 क्या, मैं इनफैक्ट कहूंगा कि आप सातों जो है तो आप उसको पता
लगा सकते हैं। ठीक है, जो चित्र 4.2 में आपको दर्शाया भी गया है, ये वाली रही 4.2। ठीक है, आ, फिर ये है सो ये चार मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग् बिंदु कह जाते हैं। बीच की चार दिशाएं फिर होती हैं, जो हम आपको यहाँ पर समझा भी दिए हैं, आप यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, अब देखिए कि चित्र जो है 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा क्या है। ठीक है, फिर दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने बताया था ना, ये अब दुकान है, अब देख लो यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिशा दे दिया है कि जो ऊपर वाली जो दिशा है ये है उत्तर, तो अगर ये उत्तर है तो नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा, और अगर ये उत्तर नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा तो मतलब है ये वाला पूरब है। ठीक है, आपके दाहिने साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला कौन सा है, पश्चिम है। तो आपको कह रहा है कि आप तो इजीली अब निकाल सकते हो कि दुकान से जो है सो विद्यालय कौन सा दिशा में है, तो विद्या दुकान अगर पश्चिम में है तो विद्यालय यहाँ पे है, मतलब क्या है, विद्यालय पूरब की ओर है। अगर विकास का घर यहाँ है तो उसका सामुदायिक केंद्र जो है वो किस दिशा में है, तो विकास का घर अगर दक्षिण दिशा में है तो ये जो दक्षिण दिशा में है, उत्तर, हाँ, तो सामुदायिक केंद्र किधर होगा, उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो आप इजिली यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक् सूचक मतलब दिशा सूचक, यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाएं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जो चित्र 4.2 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कंपास भी बोलते हैं, आप मोबाइल में कंपास सर्च करोगे मिल जाएगा। फिर यहाँ पर है प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवनें, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल और पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रेखाओं, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी जो है सो आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूट प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, इस रूट प्रतीक को चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर चीज को दर्शाया गया है। और दूसरी बात, अगर आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का अगर मैप का बुक है तो आप वहाँ भी देखेंगे कि किस चीज को कौन चीज दर्शाती है। ठीक है, सड़कें हो, तालाब हो, नदी हो, महासागर हो, ठीक है, रेल पटरियां हो, ये सारे आपको दिखाई जाती है। रेलवे लाइन की देखिए, जैसे बड़ी लाइन है ये आपको दिखाती है, ये बड़ी लाइन है। ये दिखाती है आपको मीटर लाइन है। ये दिखाती है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, RS रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये सड़कें दिखाती है, पक्की सड़क है, ये दिखाती है कच्ची सड़कें हैं। ठीक है, ये दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये दिखाती है आपको राज्य की सीमा है, और ये जो है जो दिखाती है जिला की सीमा है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये दिखाता है नदी का, ये दिखाता है कुआं का, ये दिखाता है तालाब का, ये दिखाता है नहर का। आप देख रहे हैं कि एक लंबी सी लाइन है, मतलब नदी जा रही, उसे कट करके एक नहर बनी हुई है। ये दिखाती है पुल की। पुल ऐसी ना होती, आप अगर देखोगे तो पुल ऐसी होती है क्योंकि पानी को बहाने मतलब प्रवेश करने के लिए बड़ा मुख दिया जाता है, और निकासी के लिए भी। अब पानी इधर से इधर जा रही है तो हो सकता है कभी पानी इधर से इधर भी आ सके। ठीक है, फिर ये जो है सो मंदिर का है। फिर ये देखेंगे चर्च गिरजाघर है, ये देखेंगे मस्जिद है, ये देखेंगे आपको छतरी है। ठीक है, ये आप PO मतलब ये जो है आपका पोस्ट ऑफिस है। फिर ये आप देखेंगे PTO है। फिर यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है जिसको हम PS भी कहते हैं। ये देखेंगे कि बस्ती है, यहाँ पे लोग रहते हैं। ये देखेंगे कब्रिस्तान है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति जो अपनी आयु पूरे करके यहाँ पे आते हैं तो वो इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ये देखेंगे ये पेड़ पौधे हैं और ये घास है। तो आप ये इंटरनेशनल मानक सिंबल होता है,
आप इसको याद भी कर सकते हैं और एक बार देख लीजिएगा तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे यहाँ बताओ कि ये क्या चीज़ का छाप था अभी, तो ये तालाब का था। ये क्या था, वृक्षों का था। ये क्या था, छतरी था। ये क्या है, रेलवे स्टेशन है। ये क्या चीज़ का छेप है इतना बड़ा, पुल का है। ठीक है, ये क्या है, तो ये बस्ती है। अब यहाँ पर ढूंढ लो ये कब्रिस्तान कहाँ है। कब्रिस्तान आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, नदी आपको ये दिख ही रही है। आई होप कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है पीएस, मतलब पुलिस स्टेशन यहीं पे है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं रेखा चित्र पर। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर के याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है, मतलब एक मैप दे देगा कच्चा ड्रॉ करके। इस प्रकार कच्चा आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है वो खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे हम खाका कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरी चैप्टर समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, संकोच मत करना। ठीक है, अच्छा लगे तो भी बताना, अच्छा ना लगे तो भी बताना। आपको जो इच्छा है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अपने सूझबूझ से। ठीक है, तो ये मानचित्र है चैप्टर नंबर 4 जैसा कि हम आपको बताए थे। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। मैंने एक बुक को एक बार फिर से इस पेज पे स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर कुछ छूट गई हो तो आप वहाँ पर देख लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और फिर ये आपके जो है सो क्वेश्चन है। आई होप कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा न लगे कि हमने नहीं बताया है। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं ऊपर बताया गया था। प्रधान दिग बिंदु क्या होता है ये भी बताया गया था। मानचित्र के पैमाने से आप क्या क्या समझ सकते हैं ये भी आपको बताया गया। ठीक है, so this is all about for this class. See you in the next video. Bye bye and take care.